भारत ने कौन से देश की मदद करने के लिए अपनी आर्मी और हेलीकॉप्टर्स उतार दिए? रशिया ने भारत के साथ दोस्ती के ऊपर क्या स्टेटमेंट दी है? डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अब अचानक से कौन सा नया रूल ला लिया है जो सबसे ज्यादा भारत को ही हर्ट करेगा? और वर्ल्ड बैंक अचानक से भारत की तारीफें क्यों कर रहा है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्लूमबर्ग के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना के बैक ट्रैक करने के बाद अब भारत ने अमेरिका को रेस्क्यू करने का एक बड़ा ऑफर दिया है। दरअसल सोयाबीन की तरह चाइना अमेरिका से एलपीजी गैस भी परचेज करता था, लेकिन अमेरिका के साथ ट्रेड डिस्प्यूट्स के चलते चाइना ने अमेरिका से सोयाबीन के साथ साथ एलपीजी गैस परचेज करना भी बंद कर दिया है, जिसके कारण यूएस गैस कंपनीज के पास एक्सेसिव अमाउंट में गैस मौजूद है लेकिन सेल नहीं हो पा रही है। भारत जितने भी एलपीजी गैस यूज करता है उसका 60% से भी ज्यादा हम फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, जो कि मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्री से ही आता है। हमने आज तक हिस्ट्री में अमेरिका से एलपीजी गैस कभी भी परचेज नहीं की है, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका के साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने और ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए भारत ने एलपीजी गैस के लिए भी अमेरिका को अप्रोच किया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की 3 सरकारी कंपनीज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इन तीनों ने यूएस गैस कंपनीज को अप्रोच किया है और साल 2026 के लिए एलपीजी गैस का एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए हैं। यानी 1-2 महीने नहीं या फिर 1-2 शिपमेंट्स नहीं, बल्कि भारत 2-4 या फिर 5 से 10 साल के लिए एलपीजी गैस का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है, जिसकी डिलीवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएंगी। डिस्टेंस काफी ज्यादा होने के कारण अमेरिका से भारत तक ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट काफी हाई होती है, इसलिए नेगोशिएशंस के अंदर प्राइस एक मेजर फैक्टर है, जिसके ऊपर नेगोशिएशंस जल्दी से कंप्लीट करने के बारे में बात हो रही है। अभी तक भारत की 90 से 95% एलपीजी गैस प्राइमरली 4 देशों से आती है: सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत। एंड इन सबके साथ एलपीजी गैस के लिए हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। लेकिन अब क्योंकि भारत की हिस्ट्री में ये पहली बार होने जा रहा है जब हम अमेरिका से एलपीजी गैस परचेज करेंगे, इसलिए हो सकता है कि इन देशों को भारत एलपीजी के कम ऑर्डर्स प्लेस करे। भारत एंड अमेरिका दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन हो सकती है। यूएस कंपनीज भी भारत के साथ एलपीजी का एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि चाइना ने अमेरिका की जगह मिडिल ईस्ट से एलपीजी गैस सोर्स करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे में यूएस की कंपनीज को भारत के रूप में एक बड़ा एलपीजी गैस कंज्यूमर देश तो चाहिए ही, जो फ्यूचर कंजप्शन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी अमेरिका की कंपनीज को एक परफेक्ट मार्केट ऑफर कर पाए। एंड भारत को तो एलपीजी गैस से मतलब है, वो फिर अमेरिका से आए या फिर मिडिल ईस्ट के अरब देशों से, बस कीमतें बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर, जिसके लिए व्हाइट हाउस ने आज नए रूल्स रिलीज किए हैं और ये भारत के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि लाखों इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका के कॉलेजेस में हर साल ग्रेजुएशन और हाई स्टडीज करने के लिए जाते हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका के सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है, जिसके मुताबिक किसी भी एक कॉलेज या फिर एक यूनिवर्सिटी कैंपस में एक एकेडमिक सेशन के एनरोलमेंट में केवल 15% अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ही फॉरेन कंट्री से होंगे और बाकी के 85% अमेरिकन होने चाहिए। इसके साथ ही किसी भी एक देश से मैक्सिमम 5% ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होने चाहिए। यानी कि जब एक एकेडमिक सेशन के लिए एनरोलमेंट और एडमिशन स्टार्ट होंगी, उनमें 5% से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स नहीं हो पाएंगे। पहले क्या था कि कई सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में 20 से 30% स्टूडेंट्स अकेले इंडियन ओरिजिन के होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज ये रूल्स नहीं मानेगी, उनको फेडरल फंडिंग में प्रेफरेंशियल एक्सेस भी नहीं मिलेगी, यानी कि गवर्नमेंट के फंड्स और ग्रांट्स ही रोक दी जाएंगी। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सर्कुलर जारी किया है, उसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी से यह भी कहा गया है कि फॉरेन कंट्रीज के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अमेरिकन एंड वेस्टर्न वैल्यूज के लिए स्क्रीनिंग भी की जाए, यानी जो स्टूडेंट्स अमेरिकन वैल्यूज को सपोर्ट करेंगे उन्हें एडमिशन मिले। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। इसके साथ ही कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और डिटेल्स गवर्नमेंट के साथ शेयर करने के लिए भी कहा गया है। भारत के लिए मसला ये है कि अमेरिका में टोटल जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं, 35% अकेले भारत से ही होते हैं, इसलिए ये रूल सबसे ज्यादा भारत के स्टूडेंट्स को इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भूटान से। न्यूज निकल कर आ रही है कि भूटान में भारी बारिश के बाद अमोचू नदी में फ्लड आ गया था और वाटर लेवल बढ़ने के कारण आसपास का एरिया भी चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से भूटान आर्मी को बुलाया गया। लेकिन टास्क में परेशानी आने के कारण भूटान आर्मी ने इंडियन आर्मी से मदद मांगी, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने इमरजेंसी में अपने 2 हेलीकॉप्टर्स को तुरंत ही तैनात किया और अपनी एक टीम को रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए डिप्लॉय भी कर दिया। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस दौरान इंडियन आर्मी ने भूटान में 3 से 4 लोगों को रेस्क्यू करके उनकी जान बचाई है, जिसके लिए भूटान की गवर्नमेंट ने भारत को थैंक्स बोला है। भूटान के साथ साथ नेपाल में भी भारी बारिश के बाद फ्लड्स आ गए हैं और काफी वहां पर तबाही हुई है। कई लोगों की जान गई है, लेकिन नेपाल ने अभी तक भारत से मदद नहीं मांगी है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने आज नेपाल के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि
नेपाल में भारी बारिश के कारण जान माल को जो नुकसान हुआ है वो बहुत ही दुखदायक है। हम इस मुश्किल समय में नेपाल के लोगों और नेपाल की सरकार के साथ खड़े हैं। एक दोस्त और पहले मदद करने वाले के पड़ोसी के रूप में भारत नेपाल को जरूरत पड़ने के ऊपर पूरी मदद देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। पिछले कुछ दिनों से भारत और रशिया के संदर्भ में एक न्यूज काफी वायरल हो रही थी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि रशिया ने पाकिस्तान को नए और बहुत ही एडवांस्ड RD-93 MA इंजन सप्लाई किए हैं, जो कि फाइटर जेट्स के इंजन है और ये पाकिस्तान के JF-17 के सबसे एडवांस्ड ब्लॉक 3 वेरिएंट में इस्तेमाल किए जाएंगे। न्यूज में ये क्लेम किया गया कि भारत ने रशिया से इंजन सप्लाई ना करने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इसके बावजूद रशिया ने भारत को इग्नोर किया और पाकिस्तान को 40 से 50 इंजन के बीच में सप्लाई कर दी है। जैसे ये न्यूज आई, ये तुरंत ही वायरल हो गई, क्योंकि एक तरफ रशियन ऑयल परचेज करने के ऊपर भारत के ऊपर 50% के टैरिफ लग गए हैं, अमेरिका नाराज हो गया, लेकिन सामने से रशिया हमारे दुश्मन पाकिस्तान को फाइटर जेट्स के इंजन सप्लाई करे, ये कैसे हो सकता था। इस न्यूज को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी एक बहुत ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत सरकार को घेरा था और कहा था कि भारत की डिप्लोमेसी फेल हो गई है और अब रशिया भी पाकिस्तान को इंजन सप्लाई करने लगा है, जो कि विदेश मंत्री जयशंकर सर और नरेंद्र मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया ने पाकिस्तान को इंजन की कोई भी नई कंसाइनमेंट नहीं भेजी है। रशिया ने इसको डिनाई कर दिया है और कहा है कि ये पूरी तरह से फेक न्यूज है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रशिया की स्टेटमेंट के मुताबिक ऐसी कोई भी इंजन की डिलीवरी की डेवलपमेंट की कंफर्मेशन नहीं मिली है। रशिया का पाकिस्तान के साथ इतना कोई गहरा कॉपरेशन भी नहीं है जिससे भारत को कोई परेशानी हो। ये बात उन लोगों के लिए भी बेमतलब की लगती है जो रशिया और भारत के बीच साइन होने वाली बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स के ऊपर नजर रखते हैं। और जो ये खबरें फैलाई जा रही हैं, इनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई जानबूझकर रशिया और भारत के बीच चल रही प्रॉमिसिंग और फ्यूचर फोकस्ड पार्टनरशिप को खराब करने की कोशिश कर रहा है, वो भी तब जब दोनों देशों के बीच हाई लेवल मीटिंग्स होने वाली हैं। ये कहना है रशिया का। दिसंबर के पहले हफ्ते में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एनुअल समिट के लिए भारत आ रहे हैं और उनसे पहले नवंबर महीने में रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव वो भी भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। इन विजिट से ठीक पहले अक्टूबर महीने में भारत और रशिया की दोस्ती को खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये कहना है रशिया का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है वर्ल्ड बैंक से। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तेजी के साथ भारत ने अडॉप्ट किया है, उसके कारण भारत की इकोनॉमी को बहुत ही ह्यूज बेनिफिट मिलने वाला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स, जिसमें देखा जाता है कि एआई के लिए कौन सा देश कितना रेडी है, उसमें भारत की परफॉर्मेंस बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के मुकाबले सबसे बेहतर चल रही है एंड इसका असर भारत के एक्सपोर्ट्स में भी दिख रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी के रिलीज होने के बाद भारत के कंप्यूटर सर्विस एक्सपोर्ट्स में 30% का जंप आया है, जबकि ओवरऑल सर्विस एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही रहे हैं। इसलिए स्लो डाउन के बावजूद भारत में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेज एडॉप्शन से भारत में और भी इन्वेस्टमेंट आएगी, ये कहना है वर्ल्ड बैंक का। डिजिटल पेमेंट्स की तरह भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेवोल्यूशन को भी देश के अंदर तेजी से अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। वैसे हैरानी होती है उन लोगों के ऊपर जो एक समय पर यूपीआई पेमेंट्स के ऊपर भारत में सवाल खड़ा कर रहे थे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। ये न्यूज में कवर नहीं करना चाहता था, लेकिन आपका जानना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके कारण भारत का नाम इस समय पूरी दुनिया में खराब हो रहा है और ये अब काफी वायरल हो रही है। भारत की सरकार तो साल 2036 की ओलंपिक गेम्स को भी होस्ट करने की बिड कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम उसके लिए अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि दिल्ली में जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही थी, उसके वार्म अप मैच के दौरान स्टेडियम के अंदर ही 2 फॉरेन कंट्रीज के कोचेस को स्ट्रे डॉग्स यानी कि आवारा कुत्तों ने काट लिया है। इनमें से केन्या के स्प्रिंट कोच डेनिस मुआंजो हैं और दूसरा जापानीज असिस्टेंट कोच मिएके ओकोमास्तु हैं। अब इन दोनों कोचेस को मेडिकल असिस्टेंस मिल गई है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की होस्टिंग और भारत की प्रिपरेशन के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कई स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स और स्टाफ तो भारत की प्रिपरेशन के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी विरोध कर रहे हैं। वैसे ये सरकार और जुडिशरी दोनों के लिए शर्म की बात है। इतने बड़े वर्ल्ड इवेंट के दौरान लोग हमारी गेम्स या फिर फैसिलिटीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये चर्चा हो रही है कि स्ट्रे डॉग्स ने भारत की गेम्स के दौरान किस तरह से कोचेस को काट लिया। वैसे इवेंट आज खत्म होने वाला है और कुछ दिन के अंदर ये न्यूज भी दब जाएगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ब्रिटेन को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर आज से 9 अक्टूबर को भारत की यात्रा पर आएंगे। 9 अक्टूबर को थर्सडे है और कीयर स्टारमर की भारत यात्रा खत्म हो जाएगी और उसके अगले दिन फ्राइडे को तालिबान रजीम में विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आएंगे। इसके साथ ही भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी 7 से 10 अक्टूबर के बीच ऑस्ट्रेलिया की बायलैटरल विजिट के ऊपर जा रहे हैं और ये विजिट 12 सालों के बाद आ रही है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं।
कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।